नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखने वाले ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो करंट कंपनी कैसी कर रही है और हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी में कैसे रिटर्न मिल सकते हैं। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स जैसे कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है, कंपनी का जो क्लाइंट बेस है उसमें कंपनी के पास कितने अच्छे क्लाइंट्स है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में फुल इम्पोर्टेंट डिटेल स्टेप टू स्टेप देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से ये कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो सबसे पहले हम मिंडा कॉरपोरेशन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कंपनी मतलब मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका प्रेजेंस है वो इंडिया में पैन लेवल पर है। और कंपनी के पास 28 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस इंडिया वेरियस लोकेशन पर है, जिसमें महाराष्ट्र नेशनल कैपिटल रीजन, तमिलनाडु, साथ ही में उत्तराखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश लोकेशन पर है। और साथ ही में कंपनी के पास 6 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जर्मनी, क्रेज रिपब्लिक, पोलैंड, मैक्सिको, इंडोनेशिया और वियतनाम लोकेशन पर है। और साथ ही में कंपनी के पास एडिशनली अगर हम देखेंगे तो एक डिज़ाइन ऑफिस जापान लोकेशन पर है। और साथ ही में अगर हम मिंडा कॉरपोरेशन इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए जो ऑफ रोड व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सिक्योरिटी सिस्टम लगती है उसकी वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर कंपनी, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में कंपनी के पास इनकॉम पासिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें कंपनी के पास मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम, डोर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लास्टिक इंटीरियर्स के लिए लगता है। और साथ ही में कंपनी के पास ऑटो सेगमेंट के लिए ओईएम्स ग्लोबली अवेलेबल है। और उसके साथ ही में ये कंपनी डाई कास्टिंग पार्ट्स का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही में हाई ग्लास सरफेस फिनिशिंग पार्ट्स ये कंपनी ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करता है। और साथ ही में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट से वो इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को यहाँ पर सप्लाई करते हैं। और साथ ही में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का 20% का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस, यूके, यूरोप और साथ ही में साउथ ईस्ट एशिया और साथ ही में एशियन कंट्रीज़ को करती है। तो मिंडा कॉरपोरेशन ये कंपनी इंडिया के साथ ही में वेरियस कंट्रीज़ में अपना जो बिज़नेस है वो चलाती है, जो कि इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल को बहुत ही अच्छा बना रहा है। और इस बिज़नेस में कंपनी इंडिया के साथ ही में वेरियस कंट्रीज़ में जो बिज़नेस करती है उसमें कंपनी के पास कौन से कस्टमर्स है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो मिंडा कॉरपोरेशन इस कंपनी के पास मेजर कस्टमर्स है और उसमें सबसे पहले सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में कंपनी के पास ऑडी, इसके बाद हम देखेंगे तो बीएमडब्ल्यू, फिएट, फोर्ड, फोर्स मोटर, जीएम, hyundai, जैगवार लैंड रोवर, लिथियम, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, निसान, रेनॉल्ट, रेनॉल्ट निसान, सियट, स्कोडा, टाटा, वोल्क्सवैगन। तो इन जैसे प्रेस्टिजियस कस्टमर से वो कंपनी के पास पैसेंजर व्हीकल में है। इसके बाद कमर्शियल व्हीकल में कंपनी के पास अशोक लेलैंड, डेमलेर, नेविस्टार्स, टाटा, वी कमर्शियल व्हीकल और वोल्वो जैसे बहुत ही अच्छे कस्टमर से। इसके बाद ऑफ रोड व्हीकल्स में देखेंगे तो कंपनी के पास केस कंस्ट्रक्शन, ड्यूड्स, फर्स, आइशर, स्कॉट्स, जेसीबी, कुबोटा, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, सोनालिका इंटरनेशनल, टेप जैसे कस्टमर से। इसके बाद टू व्हीलर के सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास एप्रिलिया, बजाज, बीआरपी, हार्ले डेविडसन, हीरो, होंडा, कावासाकी, केटीएम, महिंद्रा टू व्हीलर्स, एमबीके, पियाजियो, पोलारिस, रॉयल इनफील्ड, सुजुकी, ट्रायम्फ, टीवीएस, यामाहा जैसे बहुत ही अच्छे कस्टमर से। और लास्ट में हम टायर वन कंपनी के पास जो कस्टमर से वो देखेंगे तो बॉश, बोर्ग वार्नर, ब्रेम्बो, कॉन्टिटेक, डेल्फी, ड्रेक्जल मेयर, फोरेसिया, फेयर, जॉनसन कंट्रोल्स, हनीवेल, लियर कॉरपोरेशन, मैग्ना, सुब्रोज,
वीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन जैसे कस्टमर से वो कंपनी के पास हमें टायर 1 में देखने को मिले। तो कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ रोड व्हीकल, टू व्हीलर सेगमेंट और टायर 1, तो इन सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो मिंडा कॉरपोरेशन इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छे और प्रेस्टिजियस कस्टमर्स है। तो इन जैसे प्रेस्टिजियस कस्टमर के साथ कंटिन्यूस काम करने से इस कंपनी के जो बिजनेस चेन है वो हमें कंटिन्यूस बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, और इस बिजनेस मॉडल में कंपनी जिन कस्टमर के साथ काम कर रही है वो भी हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें पिछले कुछ समय से कंटिन्यूस बहुत ही अच्छा चलते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो अच्छा हमें देखने को मिला है। और उसके बाद हम कंपनी के रिलेटेड जो फंडामेंटल है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 20.7 है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 11.8% है, जो कि एक ठीक ठाक है। और साथ ही में कंपनी का आरओई 13.5% का है, तो ये भी हमें ठीक ठाक देखने को मिला है। तो कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और कंपनी का आरओसी और आरओई में भी कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे, जिसमें पिछले 6 सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स सेगमेंट है उसका परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। और इसमें मार्च 18 में कंपनी ने 2500 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके बाद कंपनी के अगले साल ये सेल्स बढ़कर 3000 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स कम होकर 2200 और 2300 देखने को मिला। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का सेल्स में कंपनी ने फिर से एक अच्छी ग्रोथ की और 2900 करोड़ का कंपनी का सेल्स मार्च 22 में रहा। इसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़कर 4000 करोड़ के ऊपर गया है। तो मार्च 20 और 21 में अगर हम देखेंगे तो कोविड की वजह से हर कोई कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला था। और इसी रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के जो सेल्स है उसके ऊपर भी कोविड का हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो 2 साल कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें जो ड्रॉप देखने को मिला था, उसके बाद मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ की और कंपनी का सेल्स को 4000 करोड़ के ऊपर लाया। तो इस कंपनी में 2 साल मार्च 20 और 21 में ड्रॉप ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने फिर से अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की है। तो फिलहाल कंपनी का जो सेल्स है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो सिर्फ मार्च 20 में कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हुए थे, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी मार्च 20 में लॉस कर रही थी। लेकिन उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने अपने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली हमेशा ही ज़्यादा किए, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है। और मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 278 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल 295 करोड़ का रहा। जैसे कि इसके बाद हमने देखा कि मार्च 20 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में गया था, लेकिन इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 179 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 22 में फिर से बढ़कर 296 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 452 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। तो मार्च 20 को छोड़कर देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो ये भी मार्च 20 में एक ही साल लॉस में हमें देखने को मिला था। उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने मैक्सिमम टाइम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 10 से लेकर 11% तक यहाँ पर जनरेट किया है, जो कि इसमें भी कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी ने 143 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। इसके बाद अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 169 करोड़ का हुआ। इसके बाद जो कंपनी का सेल्स के कंपैरेटिवली एक्सपेंस मार्च 20 में बढ़ा था, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी जो लॉस में गई थी, उसी रीज़न की वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में भी मार्च 20 में लॉस कर रही थी। लेकिन इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने फिर से अगले साल प्लस में जनरेट किया और ये मार्च 21 में 53 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 22 में फिर से बढ़कर 192 करोड़
और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 238 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। तो मार्च 20 को छोड़कर अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ की है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी एक ही साल मार्च 20 में लॉस में गया था, उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो भी मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने इसमें भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और साथ ही में कंपनी का अगर हम डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो ये भी मार्च 20 में माइनस में हमें देखने को मिला था। तो कंपनी ने उस समय जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में किया था और उसके बावजूद कंपनी ने जो डिविडेंड है वो पे आउट किया था। उसी रीज़न की वजह से हमें कंपनी का डिविडेंड पे आउट है वो मार्च 20 में लॉस में देखने को मिला था। लेकिन उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट है वो हमें प्लस में देखने को मिला, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी सेल्स में मार्च 20 और 21 में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, लेकिन वो कोविड की रीज़न की वजह से हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का मैक्सिमम कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है और उसमें एक अच्छी ग्रोथ की है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी एक साल को छोड़कर मतलब मार्च 20 को छोड़कर इसमें भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की और ये मैक्सिमम प्लस में जनरेट किया है। और साथ ही में कंपनी अपने शेयर होल्डर को कंटिन्यूस मैक्सिमम टाइम प्लस में डिविडेंड पे आउट कर रही, जो कि ये भी हमें बहुत ही अच्छा साइन देखने को मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जो मैक्सिमम कंपनी प्लस में जनरेट कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें पहला अच्छा पॉइंट इस कंपनी के रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के पास मार्च 18 में 694 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि अभी अगर हम देखेंगे तो सितंबर 22 में ये लगभग डबल से भी ज़्यादा के बढ़कर 1381 करोड़ के हुए। तो इस कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो पिछले 5 से लेकर अगर 6 साल में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से हुई है। और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के ऊपर 723 करोड़ का बोरिंग्स था, जो कि अभी कंपनी ने कम करके सितंबर 22 में 591 करोड़ का किया है। तो मार्च 21 और 22 के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो ज़रूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी कंपनी के पास 1300 करोड़ के रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 591 करोड़ का बोरिंग्स है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी हमें स्ट्रांग देखने को मिली है। तो इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर कम बोरिंग्स है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें स्ट्रांग देखने को मिली है। लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी के ऊपर जो थोड़ा सा बोरिंग्स बढ़ रहा है वो भी कंपनी को आने वाले समय में कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट है वो आने वाले समय में और यहाँ से ना बढ़े और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कंपनी कंसिस्टेंट अच्छा जनरेट कर रही है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें स्ट्रांग देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -8 करोड़ का था, जो और इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि मार्च 21 में फिर से लॉस में गया था, लेकिन अभी मार्च 22 में फिर से कंपनी ने इसको 18 करोड़ के प्लस में जनरेट किया है। तो पिछले अगर हम 4 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो एक ही साल हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। बाकी के 3 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो पिछले 4 साल में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में, जो कि एक अच्छा साइन है। और ऐसा ही नेट कैश फ्लो कंपनी को आने वाले समय में कंसिस्टेंट जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी कंसिस्टेंट बने रहे और कंपनी के परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी के डेप्टर डेज 80 थे, जो कि इसके बाद कंपनी ने अपने डेप्टर डेज के नंबर से वो कम करने की एक अच्छी कोशिश की और मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज है वो 70 है। तो फिलहाल कंपनी अपने डेप्टर डेज को पिछले 4-5 साल से कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनी को यहाँ से और डेप्टर डेज है वो कम करने पड़ेंगे। और साथ ही में कंपनी की इन्वेंटरीज है वो मार्च 18 में 105 थे, जो कि कंपनी ने इसको मार्च 22 में 93 किया है। लेकिन अभी भी कंपनी के इन्वेंटरीज के नंबर से वो एक साल कम हो रहे हैं, लेकिन उसके अगले साल फिर से बढ़ रहे। लेकिन अभी भी ऐसे में कंपनी की इन्वेंटरीज है वो हमें थोड़े से अनस्टेबल देखने को मिले और इस रीज़न की वजह से
कंपनी को इन्वेंट्री डेज है वो यहाँ से कंसिस्टेंट कम करके रखने पड़ेंगे ताकि कंपनी की कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल डेप्टर डेज और इन्वेंट्रीज में कंपनी ने अपने जो डेज है वो कम करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन अभी भी कंपनी को इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी ताकि कंपनी की कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ हो। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 64.72% की एक स्ट्रॉन्ग हिस्सेदारी देखने को मिली है। और इसके साथ ही में एफआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 3.61% की है और डीआईज की इन्वेस्टमेंट 13.84% की हमें देखने को मिली है। और साथ ही में पब्लिक के पास इस कंपनी के 16.14% की हिस्सेदारी है और अदर के पास इस कंपनी की 1.68% की हिस्सेदारी है। तो मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी के प्रमोटर के पास एक मेजॉरिटी स्टेक होना इस कंपनी को बहुत ही स्टेबल बनाता है। और साथ ही में कंपनी में एफआईज टीएस की हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली, जो कि इस कंपनी को हमें और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है और इस बिज़नेस मॉडल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की जो बिज़नेस चेन है वो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिछले कुछ समय से यहाँ पर देखने को मिली है। और साथ ही में कस्टमर बेस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में परफॉर्मेंस है उसमें भी कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। कंपनी के जो रिजर्व है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ कर रही है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कम बोरिंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी बहुत ही स्ट्रांग बना रहे हैं। साथ ही में पिछले 4 साल में कंपनी का नेट कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही अच्छा बनाता है। इन्वेंट्री और डेप्टर डेज में भी अपने डेज है वो कम करने की कोशिश कर रही है और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास एक स्ट्रांग हिस्सेदारी है और साथ ही में कंपनी में एफआईज और डीआईज की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही स्टेबल और स्ट्रांग बना रहा है। और इन सब रीज़न की वजह से मिंडा कॉरपोरेशन इस कंपनी में हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के नज़र से कर सकते हैं। और इस रीज़न की वजह से अगर हम लॉन्ग टर्म में हर करेक्शन में इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 4 से लेकर 5 साल में हमें ये कंपनी बहुत ही अच्छे और मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पर देते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरह कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का कस्टमर बेस और कंपनी के फंडामेंटल है। तो एक स्ट्रांग फंडामेंटली कंपनी है जिसके पास बहुत ही अच्छा कस्टमर्स बेस है और इसी रीज़न की वजह से मिंडा कॉरपोरेशन को हम लॉन्ग टर्म की नज़र से हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की नज़र से ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।